यानी 230 सीटों पर जो वोट परसेंटेज है वो आपको दिखा रहे हैं बीजेपी को बढ़त है इसमें। लगभग 1.5 से 2% की ये बढ़त है दीपक जी, और काफी बड़ी बढ़त होगी क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक वोट बैंक है। बीजेपी, आरएसएस और कई सारे सहयोगी संगठन हैं जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में काम करते हैं और बहुत पुराने हैं, कई सालों से चले आ रहे हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश में वही दिखा रहा है जो बीजेपी बहुत खराब स्थिति में थी आज से 6 महीने पहले, चुनाव किस तरह से बदले हैं। अगर ये आंकड़े सही है उसके बाद मैं खुद कहता था 6 महीने पहले 70 सीटें नहीं जीतेगी। क्रेडिट किसको मिलेगा? इसका क्रेडिट जाएगा तो जाएगा पूरी टीम बीजेपी को जाएगा, नरेंद्र मोदी को जाएगा, उनके चेहरे को जाएगा, कमल निशान को जाएगा, ये उनका क्रेडिट होगा। और देखिए वो जीते या हारे, देखिए मैं किस बात का कायल हूं उनके कि वो मेहनत बहुत करते हैं, वो जीते या हारे। शिवराज सिंह चौहान की भी अगर बात करें तो लगातार उनको ये बिल्कुल साफ इंडिकेशन है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे अगर बीजेपी जीतती है। उसके बावजूद उन्होंने बहुत मेहनत की है, लगातार वो रैलियां कर रहे हैं। सचिन जी, शिवराज सिंह चौहान पीछे नहीं है और लाडली बहना योजना जो है वो लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट हो, गेम चेंजर हो सकती है। सचिन जी देखिए एक चीज बता दें आपको, जो वहां एंटी इनकम्बेंसी की जो मध्य प्रदेश में बात आप करते थे वो शासन के प्रति थी, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं थी। उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसका जो भ्रष्टाचार था वो था, उसकी लोग बात जरूर करते थे, लेकिन वो ये नहीं कभी कोई कहता था कि भारतीय जनता पार्टी से उनको नाराजगी है। तो वो नाराजगी को अब अगर मान लीजिए कि अगर पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया या स्पष्ट रूप से ये संदेश दे दिया कि वो शिवराज सिंह चौहान आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं, तो वो आपने एक बहुत हद तक उस चीज को, जो नाराजगी है उसको आपने डिफ्यूज कर दिया। इसके बाद में आपने सांगठनिक कौशल जो भारतीय जनता पार्टी का होता है, जो हमेशा से एक बहुत सब लोगों को चकित करता है, चौंकाता है, जाके उतनी मेहनत से वहां पर काम किया। प्रधानमंत्री ने भी जगह जगह जाकर के रैलियां की, फिर 5 बड़े नेताओं को उन्होंने अलग अलग जगह से उतारा। कैलाश विजयवर्गीय को उन्होंने इंदौर से उतारा, नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से आए, दिमनी सीट से आए, प्रहलाद सिंह पटेल आए, गणेश सिंह, रीति पाठक जैसे सांसद आए। तो मतलब कुल मिलाकर जो दीपक जी कह रहे हैं कि भाई 6 महीने पहले अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं 60 से 70 सीटें देता, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि बहुत शानदार लड़ाई लड़ी है और बहुमत के बहुत नजदीक है और टक्कर की लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बिल्कुल तो दीपक जी एकदम सही कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात से। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास हम बात करेंगे राजस्थान की, और मैंने कहा 8 बजे मैं आऊंगा ना आपके पास, तब बात करूंगा फ्रीबीज की। फ्रीबीज, मुफ्त की रेवड़ियां। के शर्मा जी लाडली बहना को पैसे दे दिए, चुनाव जीत गए, पर ये क्या भारत के इकोनॉमी के लिए अच्छा है? के शर्मा जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं घनश्याम जी से यही बात पूछूंगा। नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ। दीपक जी, आपने लाडली बहना योजना का जिक्र किया, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल यही एक योजना नहीं थी। मध्य प्रदेश के अंदर में जिस ढंग से वहाँ के सिंचाई का रकबा बढ़ा है, जिस ढंग से वहाँ पर गेहूं का पैदावार बढ़ा है, सबसे बड़ा निर्यातक बना है मध्य प्रदेश। आज जिस ढंग से वहाँ डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जिस ढंग से वहाँ के किसानों की समृद्धि हुई है, ये सारे फैक्टर हैं वहाँ पर, और इसको हमेशा लोग इसको इग्नोर करते रहे। एक्चुअल वहाँ डेवलपमेंट, लाडली बहना जैसी योजना जिसमें आप बिना किसी कारण महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, क्या ये आने वाले समय में देश की इकोनॉमी के लिए बेहतर है? हाँ या ना बता दीजिए मुझे, बस इतना पूछना है मुझे। नहीं, मैं आपको कहता हूँ बिना किसी कारण नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए बिना किसी कारण नहीं। एक्चुअल में वहां पर सुन, नहीं, ये ना, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए वहां पर आप स्वयं मध्य प्रदेश से आते हैं, बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा है वो, और वहाँ की महिलाओं के साथ में आप वहाँ के पारिवारिक स्ट्रक्चर को भी जानते हैं। महिलाओं के पास हाथ खर्चे के लिए भी या अपने जरूरत की चीजें के लिए भी पैसा नहीं। आज एक मिनट सुन, अरे मैडम, आपको जानकारी नहीं है, 2008 में भी एक परियोजना चालू हुई थी, लाडली बहन लक्ष्मी। हाँ, मुझे जानकारी है, लेकिन हाँ मुझे बिल्कुल पूरी तरह जानकारी है के शर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से, चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ करिए। मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात तो आने दीजिए ना, मेरी बात तो आने दीजिए। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जिस ढंग से उनके सशक्तिकरण की योजनाओं को हमने ध्यान में लिया, और आज जिन बहनों को पैसा मिल रहा है, वो बहनें आज अपना व्यवसाय कर पा रही हैं स्वयं में। वो सशक्ति, आप तो सब वहाँ अच्छा एक बात, सिर्फ एक सवाल, रेवड़ी है या नहीं है, इतना बता दीजिए के भाई।
नहीं, मैं इसे बिल्कुल इसलिए रेवड़ी नहीं मानता क्योंकि एक समूह विशेष का सशक्तिकरण का ये इशू है कि यानी समूह विशेष, एक आधी आबादी को आप जो है उसमें एक वर्ग विशेष को आप पूरी तरह सशक्तिकरण कर रहे हैं, उनको योग्य बना रहे हैं कि वो आर्थिक उपार्जन कर सके, अपनी जो है आर्थिक निर्भरता। ठीक है, फिलहाल वक्त अब ब्रेक का हो गया। घनश्याम मौका दीजिए, छोटा सा कमेंट घनश्याम जी आपका, फिर हम ब्रेक के लिए चले जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं मानता हूं कि ये रेवड़ी नहीं है, क्योंकि जब आप एक तरफ भरमार तरीके से जनता की पॉकेटमारी करते हैं, 1200 का सिलेंडर जनता की पॉकेटमारी है, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल जनता की पॉकेटमारी है, और उसके बाद चुनाव के समय में आप कहते हैं 500 रुपए का सिलेंडर ले लो, 450 रुपए का सिलेंडर ले लो, लाडली योजना ले आओ, तो आप होलसेल में पॉकेटमारी कर रहे हैं और रिटेल में जनता को स्कीम दे रहे हैं ताकि आपका फायदा हो सके। ये रेवड़ी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जनता के साथ एक धांधली है। ठीक है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो।